बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मगर सारी टेंशन तो इसी बात की है कि कोई अपना दिल खोजना ही नहीं चाहता, कोई अपनी दही को खट्टा कहना ही नहीं चाहता। सब उसे छुपाकर सिर्फ दूसरों पर निशाना साधना चाहते हैं। इस वीडियो के थंबनेल पर जो लिखा है उसे पढ़कर निश्चित ही आप चौंक गए होंगे। लगा होगा कि ये क्या लिख दिया, कांग्रेस भाजपा की बी टीम कैसे हो सकती है, राहुल गांधी बीजेपी को जीतने में मदद कैसे कर सकते हैं। तो चौंकिए या घबराइए मत, थोड़ी देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पता चल जाएगा कि जिस मसाल को लेकर राहुल गांधी पिछले कई सालों से देश भर में यात्राएं निकाल रहे थे, जिस मोदी सत्ता के खिलाफ और उसकी नीतियों के खिलाफ माहौल बना रहे थे, जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे थे, संविधान बचाने से लेकर लोगों के हक और अधिकार देने तक के वादे जो अब पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, सत्ता फिर से भाजपा के हाथ में चली गई है, यानी नरेंद्र मोदी के हाथ में चली गई है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे यदि कांग्रेस जरा सा बलिदान करती या त्याग करती तो नरेंद्र मोदी की भाजपा 241 नहीं बल्कि 223 पर ही अटक जाती या फिर उससे भी नीचे आ सकती थी। यानी सीधे सीधे कांग्रेस के कारण भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में ही 18 सीटें मिली है, जिसकी बदौलत बीजेपी 241 पर पहुंच गई है। और ये तीनों ही राज्य अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। पिछले दिनों हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों पर बात की थी और दिखाया था कि कैसे यदि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव न लड़ती तो इंडिया गठबंधन 16 सीटें और जीत सकता था तथा बीजेपी 16 सीटें और नीचे आ सकती थी। हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि बहुजन समाज पार्टी तथा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। ये लोग हमेशा बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। मगर आज जो आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उन्हें देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बसपा एमआईएम तो छोड़िए, क्या कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है। मसला बड़ा गंभीर है और विचारने योग्य भी है। ये वीडियो कई स्तर पर आपकी आंखें खोल देगा। राजनीति असल में किसके लिए होती है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, इसलिए अभी से लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटा बजाना बहुत जरूरी होता है। एक और बात, ये सारा काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए निसंकोच वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। एक और महत्वपूर्ण अपील, आप सब जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल से चंदा नहीं लेते और न ही कोई विज्ञापन लेते हैं। ना लेने के पीछे की हकीकत यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां देना ही नहीं चाहती, क्योंकि हम सत्ता से सवाल करते हैं। शायद सबको इसी बात का डर होगा कि लोकहित इंडिया पर विज्ञापन दिया तो कहीं कंपनी पर छापा न पड़ जाए। बहरहाल इन मुद्दों पर कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट जरा ध्यान से देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाली हैं। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी की पार्टी को मिले हैं। इनमें से 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया है। अन्यथा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 48 में से 31 नहीं बल्कि 37 सीटें मिलती तथा बीजेपी 17 नहीं बल्कि 11 सीटों पर सिमट गई होती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संकट मोचक मायावती जी हैं और महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और ओवैसी जी। यानी सीधे सीधे सुप्रिया श्रीनेत का आरोप है कि महाराष्ट्र में यदि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी तथा ओवैसी की पार्टी चुनाव न लड़ते या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी की झोली से 6 सीटें और कम हो जाती तथा इंडिया गठबंधन में आ जाती। वैसे सवाल तो वाजिब है। प्रकाश अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार से हैं। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को रचा, जिनके नाम पर इस देश में तमाम नेता पैदा हुए, राजनीति की पूरी शक्ल बदल गई। इस वक्त चर्चा ये हो रही है कि जब बीजेपी के तमाम नेता संविधान को ही खत्म करने की बात कर रहे थे, जब ये लोग सीधे सीधे 400 पार का नारा लगाकर संविधान बदलने का ऐलान कर रहे थे, यानी जब संविधान खतरे में बताया गया, तब भी संविधान बनाने वाले के परिवार के लोग भाजपा के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं हुए। इसी तरह से बात जब एआईएमआईएम की होती है, यानी ओवैसी की पार्टी की होती है, तो भी कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार भाजपा को चुनाव जिताने के लिए अपने कैंडिडेट उतारते हैं ताकि मुसलमानों का वोट विपक्ष के खाते से चुराया जा सके, वोट काटा जा सके। बार बार कहा जाता है कि यूपी में मायावती तथा असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी पार्टी है और इसके पीछे आधार दिया जाता है कि जितने वोटों से भाजपा की जीत होती है, अक्सर लगभग उतने ही वोट या उससे ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी और बहन जी की पार्टी को मिल जाते हैं। बसपा के मामले पर मैंने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है। एक एक पहलू को समझना है तो इसे जरूर देखिएगा, मगर पहले
ये वाली कहानी पूरी सुन लीजिए। जहां तक बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की है तो उनके समर्थक कहते हैं कि सभी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का हक है, सबको अपने तरीके से चुनाव लड़ने का हक है। जवाब है कि हक तो बिल्कुल है और लड़ भी रहे हैं, कोई किसी को कहीं से चुनाव लड़ने से रोक थोड़ी सकता है। हालांकि ये बात कहने में भी याद आता है कि कैसे वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उतरने वाले 33 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हो गया, कैसे गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा खजुराहो में खेला हो गया। ये अपने आप में अलग चिंता का विषय है, मगर फिलहाल बात यह है कि जिस पार्टी को जहां से चुनाव लड़ना हो वो लड़ सकती है। मगर ओवैसी की पार्टी के ज्यादातर वोटर या तो मुस्लिम समुदाय या फिर सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन्हीं को माना जाता है। और पिछले 10 सालों में हम सब ने देखा है कि किस तरीके से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त राजनीति हो रही है। और ये काम कोई छोटे मोटे लोग नहीं, सड़क छाप नेता नहीं कर रहे हैं, गली छाप उचक्के नहीं कर रहे हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अपनी पूरी टीम को मिलाकर करवा रहे हैं। आपको याद होगा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया, ज्यादा पज्जे पैदा करने वाला कहा और मुसलमानों के नाम पर पूरे देश के हिंदुओं को डरा डरा कर वोट लेने की कोशिश की, राम मंदिर के नाम पर भड़का कर वोट लेने की कोशिश की। कभी कपड़ों से पहचानने लगते हैं तो कभी किसी बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और उसके बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर डबल इंजन की सरकारें रिहा करवा देती हैं। और देश भर में धर्म के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर किस तरीके से आए दिन मुसलमानों को लिंच किया जाता है, उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया जाता है, ये सब भी आपने देखा है। नरेंद्र मोदी की ही गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा की इस खबर को देख लीजिए। यहाँ मुख्यमंत्री आवास में 446 फ्लैट तैयार किए गए और इसमें एक आवास 44 साल की एक मुस्लिम महिला को नगर निगम की तरफ से आवंटित कर दिया गया। मगर यहाँ के दर्जनों लोगों को एक मुस्लिम महिला बर्दाश्त नहीं हुई और ये लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये खबर मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है। अब सवाल यह है कि जिस नरेंद्र मोदी की राजनीति ने मुसलमानों के लिए ऐसा भारत बनाया है, उन्हीं नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात जब आती है तब भी ओवैसी की पार्टी क्या अपने पार्टी को ही मजबूत करने के बारे में सोचती है? क्या थोड़े समय के लिए अपना और पार्टी का हित छोड़कर मुसलमानों के हित के बारे में नहीं सोचा जा सकता है? समर्थक कहते हैं कि क्या अपनी पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, मगर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, जनता के सामने रखना होगा। आपकी प्राथमिकता मुसलमानों का भला है, उनकी सामाजिक सुरक्षा है या फिर अपनी पार्टी की मजबूती, अपनी मजबूती? इसी तरह से बात बहुजन समाज पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की भी है। एक तरफ तो आप संविधान और बाबा साहेब के नाम पर यानी दलितों के अधिकारों के नाम पर ही राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में उन्हीं दलितों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों के साथ अपराध के मामले कई गुना बढ़ चुके हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो जब मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार चरमोत्कर्ष पर है, दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, संविधान लगातार खतरे में है, संवैधानिक अधिकारों को लगातार कमजोर किया जा रहा है, जनता को भेड़ बकरी समझा जा रहा है, खासकर कमजोर और गरीब लोगों को, तब भी इन लोगों की प्राथमिकताएं क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ आपके पास एमआईएम या फिर प्रकाश अंबेडकर को बीजेपी की बी टीम कहने के लिए या फिर पीछे पीछे ये लोग मिले हुए हैं ऐसा कहने के लिए किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। मगर इन लोगों के अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है, ये तो अकाट्य सत्य है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इन लोगों के सामने ये सवाल होना चाहिए और इनके समर्थकों को पूछना चाहिए, विरोधियों को नहीं, समर्थकों को पूछना चाहिए कि जब इन्हें मालूम है कि इनके इस काम से बीजेपी को लाभ मिलेगा तो फिर क्या और कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? क्या एक बार बीजेपी को हराने के लिए समझौता नहीं हो सकता? निजी और पार्टी के हितों को भुलाकर क्या कोई नया रास्ता नहीं निकाला जा सकता? यहां तक की बात को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि इसका मतलब है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो लिखा है बिल्कुल सही है, ये लोग भाजपा की बी टीम है, उसी की तरह काम कर रहे हैं और चुनाव जितवा रहे हैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बिठा रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने कबीर दास को याद किया था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खुद अपना दिल खोजे न खोजें, लेकिन हम तो खोज ही सकते हैं और हमने खोजा भी है। और खोजने के बाद जो मिला है वो सवाल पैदा करता है कि यदि बहुजन समाज पार्टी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है तो कांग्रेस कौन सी टीम है? सी टीम है कि डी टीम है? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सीधे सीधे कांग्रेस की वजह से बीजेपी को 17-18 सीटें ज्यादा मिली हैं, वो भी मात्र 3 राज्यों में। यानी कांग्रेस जो अपेक्षा
बहन जी से कर रही है, प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी से कर रही है, वही काम यदि उसने किया होता तो भी बीजेपी कम से कम 18 सीट हार गई होती तथा कुछ सीटें इंडिया गठबंधन की बढ़ जाती, कुछ ऐसी पार्टी की बढ़ जाती जो किसी गठबंधन में थी ही नहीं, मगर बीजेपी की 18 सीटें कम हो जाती, इतना तो तय है। अब मैं आपके सामने उन 18 सीटों की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, टकटकी लगाकर देखिए और कांग्रेस के प्रवक्ताओं तथा नेताओं का नंबर हो तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा कि कभी अपने भीतर भी झांका करिए और बताइए कि आप कौन सी टीम है, सी की डी। सबसे पहले बात केरल की कर लेते हैं। केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट के साथ खाता खोलने का मौका मिला है, यानी यहां भाजपा ने इतिहास रच दिया, उसकी एंट्री हो गई। मगर क्या आप जानते हैं केरल की इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार सुरेश गोपी की जीत 74,686 वोटों से हुई थी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी और उसे 3,28,000 से ज्यादा वोट मिला। यानी यदि कांग्रेस यहां पर चुनाव नहीं लड़ती या फिर कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव नहीं लड़ती या दोनों मिलकर लड़ते तो केरल में बीजेपी का खाता इस बार भी नहीं खुल पाता। केरल के बारे में आपको लग सकता है कि चूंकि यहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, रिजल्ट भी वैसा ही है, 20 में से 14 सीटें कांग्रेस ले गई है, तो उसको लगा होगा कि हम सारी सीटें जीत लेंगे, इसलिए उसने समझौता नहीं किया, झुकना पसंद नहीं किया या फिर त्याग नहीं किया। तो इसका उत्तर आपको पश्चिम बंगाल से मिलेगा। अपनी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। यहां तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट मिली है, भाजपा को 12 तथा कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली है। ममता बनर्जी ने हमेशा से ऐलान किया कि वो इंडिया गठबंधन में है, मगर चुनाव अकेले लड़ेंगी, यानी गठबंधन चुनाव के बाद का है, चुनाव तक का नहीं है। पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा यह भी हो रही थी कि ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 या 4 ही सीट देना चाहती हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वो बढ़िया प्रदर्शन कर सकती हैं और ऐसा हुआ भी। 42 में से 29 सीटें जीत लेना अपने आप में बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, वो भी बीजेपी की इतनी बड़ी मशीनरी और चुनाव आयोग के सामने। और यदि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2-4 सीट भी दे रही थी, तो मान लीजिए 2 भी दे रही थी, तब भी कांग्रेस फायदे में होती और उसके साथ साथ पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन फायदे में होता, क्योंकि 2 सीट पर भी कांग्रेस यदि टीएमसी के साथ चुनाव लड़ती तो वो दोनों सीटें जीत जाती और साथ चुनाव लड़ने से होता ये कि भाजपा की कम से कम 4 सीटें कम हो जाती और ये 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती। यकीन ना हो तो सबूत देखिए। रानीगंज में बीजेपी 68,000 वोटों से जीत गई, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 2,63,000 वोट मिले। इसी तरह से मालदा उत्तर की सीट पर भाजपा 77,000 वोटों से जीत गई, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 3,84,000 वोट मिले। ऐसे ही बनगांव में भाजपा 73,000 वोटों से जीती, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां भी 65,000 से अधिक वोट मिला। यहां हार के अंतर से कम वोट कांग्रेस को मिला है, मगर क्या पता मिलकर एक साथ लड़ते तो वोट बढ़ भी सकता था। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की पुरुलिया सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार 17,000 वोटों से जीता, यानी टीएमसी की हार 17,000 वोटों से हुई और कांग्रेस को 1,29,000 वोट मिले। यानी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस यदि संविधान बचाने के लिए, देश बचाने और लोकतंत्र बचाने के नाम पर ही टीएमसी के साथ वही कर लेती जो उम्मीद वो दूसरों से कर रही है, तो बीजेपी 3-4 सीट और कम हो सकती थी। आइए अब उड़ीसा में एंट्री मार लीजिए। असली खेल तो यहां है और उड़ीसा में तो आप बस गिनती करते जाइए। ऐसा लगेगा कि कांग्रेस ने अपनी झोली से निकाल के बीजेपी को 13 सीटें दे दी है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ सीट पर बीजेपी 1,48,000 वोटों से जीती, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 2,61,000 वोट मिला। कंजर सीट पर भाजपा 97,000 वोटों से जीती, बीजू जनता दल को हार का सामना करना पड़ा तथा कांग्रेस के उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोट मिले। ऐसे ही बालासोर की सीट पर भाजपा के उम्मीदवार 1,47,000 वोटों से जीत गए, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 2,37,000 वोट मिले। उड़ीसा के ही भद्रक में बीजेपी 91,000 वोटों से जीती, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां भी 2,21,000 से ज्यादा वोट मिले। जसपुर में बीजेपी 1,587 वोटों से जीत गई, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 53,000 से ज्यादा वोट मिला। सोचिए, यहां भाजपा का उम्मीदवार मात्र 1,587 वोटों से जीता है और कांग्रेस 53,000 से ज्यादा वोट लेकर चली गई। ऐसे ही बोलांगीर में बीजेपी 1,32,000 वोटों से जीती, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 2,30,000 वोट मिले। कालाहांडी में जीत का अंतर 1,33,000 वोट था, कांग्रेस 3 लाख से ज्यादा वोट ले गई। नवारंगपुर में बीजेपी की जीत का मार्जिन 87,000 वोट था, कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 3 लाख से भी अधिक वोट मिले। कंधमाल में भाजपा 21,000 वोट से जीती, यहां कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,44,000 से ज्यादा वोट मिले। कटक में बीजेपी की जीत का मार्जिन 57,000 था,
कांग्रेस यहां भी 83,000 से ज्यादा वोट ले होगी। कंदरपारा में भाजपा 66,000 वोटों से जीत गई। कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां भी 94,000 से ज्यादा वोट मिले। जगत सिंहपुर में बीजेपी 40,000 वोटों से जीती। कांग्रेस को यहां पर भी 1,23,000 वोट मिले। भुवनेश्वर में भाजपा की जीत का मार्जिन 35,000 था। कांग्रेस यहां भी 66,000 वोट ले गई। देख लिया आपने, ओडिशा वो राज्य है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा मदद मिली है। यानी राजस्थान से जो झटका लगा उसको ओडिशा ने पूरा कर दिया। और ये तब हो पाया जब कांग्रेस बीजू जनता दल से अलग चुनाव लड़ रही थी। कहा जा सकता है कि बीजेडी ने तो किसी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को बनाया ही नहीं। मगर सवाल तो वही है कि कांग्रेस जो उम्मीद बसपा, एमआईएम और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से कर रही है वो काम उसने खुद क्यों नहीं किया। चुनाव से पहले ही देश भर में चर्चा हो रही थी कि भाजपा उड़ीसा में अच्छा कर सकती है, इसलिए ये बिल्कुल कांग्रेस नहीं कर सकती कि उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि उड़ीसा में ऐसा होगा। तो ऐसे में कांग्रेस भी या तो बीजेडी के साथ मिलकर या फिर वहां कम सीटों पर चुनाव लड़कर या फिर कमजोर कैंडिडेट खड़ा करके या फिर किसी भी रूप में भाजपा को कमजोर करने के लिए बीजेडी की मदद कर सकती थी। मगर ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर गई। उसने 21 में से 20 सीटें जीत लिया और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली। यानी खाली एक राज्य उड़ीसा में यदि कांग्रेस ने वही काम किया होता जो उम्मीद दूसरों से कर रही है तो बीजेपी 13 सीट पीछे रहती और 13 सीटों पर बीजेडी का उम्मीदवार जीत जाता। और यह तो मात्र लोकसभा का लेखा जोखा है। विधानसभा वाला इससे ज्यादा चौंकाने वाला है, उसको किसी और वीडियो में आपके सामने रखूंगा। फिलहाल लोकसभा के इन आंकड़ों को देखकर आप अपने आप से सवाल करिए कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी या डी टीम है। और यह भी सवाल करिए कि अलग अलग पार्टियों के लिए जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, उनके अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लोकतंत्र संविधान महत्वपूर्ण है या फिर सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी सत्ता की मजबूती महत्वपूर्ण है। यदि जनता महत्वपूर्ण होती तो फिर जगह जगह पर झुककर या त्याग करके, छोटा मोटा त्याग करके भी चुनाव लड़ा जा सकता है। यदि सच में भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ाई थी तो वैसे इस वीडियो के बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि जनता की जैसी डिमांड होगी देश की वैसी ही राजनीति होगी। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटा जरूर बजाइएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।